ऑर्डर को ही स्टे लगा दिया जाए, यानी कि इस ऑर्डर पर आगे कोई कार्रवाई ना हो, कोई कमीशन ना बनाया जाए, कोई कमीशन कोई काम ना करे, सर्वे ना करे, ये मांग की गई थी। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ट्रांसफर पिटीशन वाला मामला अलग है, वो हम 9 तारीख को ही सुनेंगे, लेकिन अभी हम किसी भी मामले पर स्टे नहीं लगा सकते हैं। अभी इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, किस तरह का ऑर्डर 18 दिसंबर को आता है, ये पहले हम देखेंगे, और उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप 18 दिसंबर के बाद आ सकते हैं, हम वेकेशन बेंच पे ये मामले को सुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये कहा है कि अभी हम किसी भी मामले पर स्टे नहीं लगाएंगे। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट जिस तरीके से अपनी कार्रवाई को करना चाहता है, जो भी ऑर्डर आगे पास गोनिका, मैं आता हूं आपके पास। आपने जो बताया, विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, एक बार जरा उनकी प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। तो विष्णु शंकर जैन की बात आपने सुनी, उन्होंने तफसील से बताया कि मुस्लिम पक्ष की अपील जो है वो क्यों खारिज की गई है। गोनिका, फिलहाल स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो इस मामले को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुका है। 9 जनवरी को सुनवाई होनी है इस पर। बिल्कुल सौरभ, जो 9 जनवरी को सुनवाई होनी है वो क्योंकि कई सारी पिटीशंस इस पूरे मामले में फाइल हुई हैं, ऐसे में उनका कहना है कि चाहे लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही है या हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उन सारी पिटीशंस को क्लब करके सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुने, क्योंकि मामला सेंसिटिव है, धार्मिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी ये मांग थी। लेकिन क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट एक अलग मामले की सुनवाई कर रहा था, जो विष्णु शंकर जैन की तरफ से पिटीशन फाइल हुई है, जिसमें उन्होंने ये मांग किया कि कम से कम सर्वे कराया जाए, और उसी का हवाला उन्होंने दिया था मुस्लिम पक्ष ने कि जब ऑलरेडी रिटन सबमिशंस कोर्ट ने फाइल करने के लिए उनको कहा हुआ है, तो आखिर एक अलग सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्यों चल रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों इस तरीके का अलग ऑर्डर पास किया है। ये चाह रहे थे कि वो सारी पिटीशंस क्लब करके यही सुनी जाए, और इस पिटीशन पर जो ऑर्डर आया उसको स्टे लगाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी मना कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 18 दिसंबर को, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में दोबारा सुनवाई होनी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ये तय करेगा कि किस तरीके से ये सर्वे होना है, कौन कौन कोर्ट कमिश्नर इसमें जाएगा, कितने लोगों की टीम जाएगी, कितने दिन तक काम करेगी, क्या फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, कैसे कैसे कितने दिन तक वो सर्वे चलेगा, कितने टाइमिंग क्या रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक का क्या टाइमिंग रहेगा। इसके अलावा जो एडवोकेट कमिश्नर्स के नाम दिए जाएंगे उस पर दोनों पक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शंस भी मांगे जाएंगे कि क्या आपको किसी नाम पर ऑब्जेक्शन तो नहीं। तो ये सारी मोडालिटीज है जो अभी तय की जानी है 18 दिसंबर को कोर्ट की तरफ से, और जब ये सारी तय हो जाएंगी उसके बाद भी अभी सुनवाई कुछ दिन तक चलेगी, फिर जो ऑर्डर आएगा फिर देखना होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष उस पर क्या रिएक्ट करता है, क्या उसको लेकर। लेकिन फिलहाल ये मुस्लिम पक्ष के लिए एक झटका आप इसको मानिए, क्योंकि उनको फौरी राहत नहीं मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अगेंस्ट, और हिंदू पक्ष के लिए एक राहत की बात है कि जो विजय उनको मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस पर रोक नहीं लगाई गई। समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को भी तय करेगा कि सर्वे कैसे होगा, कितने समय तक सर्वे होगा, क्या साइंटिफिक इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, अभी यह तय होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई अभी कल ऑर्डर आया हुआ है, अभी हमने ऑर्डर देखा भी नहीं है, आप कैसे हम इस पर स्टे दे सकते हैं, और वैसे भी जनवरी में इसकी 9 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। तो मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम इस पर स्टे नहीं दे सकते, इन्हें इंतजार करना पड़ेगा 18 दिसंबर तक। 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट किस तरीके से जजमेंट देता है कि सर्वे कैसे होगा, उसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकता है या इलाहाबाद कोर्ट में इवेंचुअली मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इसमें बिल्कुल जाएगा, चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो क्लब करके चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो पूरे मामले। लेकिन बनारस का जो ज्ञानवापी का मामला है वो हमारे सामने है, उसका उदाहरण वो भी ऐसे ही चैलेंज हुआ था, लेकिन वहां पर भी रोक लगाने से सर्वे से इनकार कर दिया गया था, और वहां पर सर्वे चल रहा है, बल्कि कुछ दिनों में वो सर्वे रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने पेश भी की जानी है। तो उसको देखते हुए लगता है कि शायद यहाँ भी मुस्लिम पक्ष को राहत ना ही मिले। बिल्कुल राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, और मिलना भी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है सर्वे कराने में क्या आपत्ति है, मुस्लिम पक्ष को कहना चाहिए कि भाई सर्वे हो, सत्यता सामने आए, वहाँ पर सर्वे के का अगर आप विरोध कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप इस बात को जानते हो कि सर्वे होगा तो वहाँ पर जो सच्चाई वो सामने आएगी, और जो ज्ञानवापी में सच्चाई सामने आई थी
वही सच्चाई मथुरा के मामले में सामने आने वाली है। और ये तय है कि जब सर्वे होगा तो उसके बाद ये सब निकलेगा कि वहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि थी, वहाँ सारे ऐतिहासिक तथ्य मिलेंगे। और मुस्लिम पक्ष इसी से बचना चाहता है, इससे वो लगातार विरोध कर रहा है इस बात का। एक बार फिर गोनिका के पास चलते हैं। गोनिका, आपने इस पूरे केस को देखा है लंबे वक्त तक, जैसे हमने ज्ञानवापी में देखा, और वहाँ तो बहुत सारे साक्ष्य मंदिर के जो हैं वो मस्जिद की दीवार पर दिखाई देते हैं, जिस तरीके की आकृतियाँ वहाँ पर हैं। फिर और प्रमाण नंदी जो हैं जिस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, या फिर जो हौज था मंदिर में, मस्जिद में वुजू करने वाला, उसके अंदर से जो शिवलिंग की आकृति नुमा जो आकृति निकली है, इस सब के अलावा बहुत सारी चीज़ें। क्या मथुरा के मामले में भी ऐसी ही बातें कही जा रही हैं कि ऐसे विजिबल साक्ष्य हैं मस्जिद परिसर में? देखिए, जो हिंदू पक्ष का कहना है, उनका कहना है कि जमीन के नीचे, यानी कि उसके ऊपर एक फ्लोर बना दिया गया है, वहां नीचे साक्ष्य हैं। ऐसे बिल्कुल सामने देखने वाले साक्ष्य, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से जो मस्जिद के अंदर गए नहीं है, लेकिन उनके दावे ये जरूर है कि अंदर ऐसे कई साक्ष्य मिल सकते हैं। जैसे हमने ज्ञानवापी में देखा था कि गुंबद के अंदर एक गुंबद था, उसके अंदर देखा गया था कि उसमें कई ऐसे साक्ष्य हैं जो कि एक तरीके से कहे मंदिर जैसे लगते हैं, जिसमें मंदिर में जिस तरीके का एक गुंबद होता है वैसी चीजें दिखती हैं। हालांकि क्योंकि इसकी अंदर की तस्वीरें अब तक ऐसी कोई सामने नहीं आई है, जो तस्वीरें हैं वो बाहर की तस्वीरें हैं, जो कई हिंदू पक्ष के जो एडवोकेट्स हैं जो कोर्ट में पेश करते हैं सबूत के तौर पर कि ये सारी चीजें हैं जो बाहर से विजिबल दिखाई देती हैं। हालांकि अंदर से अभी तक कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी बिल्कुल मना है। फिर चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम पक्ष का भी अगर कोई जा रहा है तो वो अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकता है, ये पूरी तरीके से अंदर मना है। और जहां तक ज्ञानवापी का मामला है, क्योंकि ज्ञानवापी के मामले में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हियरिंग नहीं कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा था इस चीज की, और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। डिस्ट्रिक्ट जज को यह अधिकार दिया गया था और वही ये तय करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में जो मामला है वो यही कहा जा रहा है कि सारे मामले ही यहाँ पर सुने जाएं, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट सुनवाई ही ना करे इस मामले की। और क्योंकि रिटर्न सबमिशन अभी मांगेगी, अभी स्टेज पर है कि रिटर्न सबमिशन। गोनिका, चलें, बहुत शुक्रिया मैं करूंगा आपका, आपने तफसील से सारी इन्फॉर्मेशन बताई। तो सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली मुस्लिम पक्ष को, और जो कल का आदेश था हाई कोर्ट का कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है मथुरा की, उसमें सर्वे कराया जाएगा, वो फिलहाल कायम है। बहुत शुक्रिया आपका। अब एक दूसरी खबर की हम लोग और बढ़ते हैं, ये पॉलिटिकल खबर है। शिवराज सिंह चौहान जब से आपने देखा चुनाव के नतीजे आए, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और अब जब वहां पर नए मुख्यमंत्री ने कामकाज संभाल भी लिया, उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान के बीच का यूं अपनी बहनों के बीच में जाना, जनता के बीच में जाना जारी है। विदिशा, जहां से वो चुनाव जीतकर आते हैं, लड़ते हैं, जीतते हैं, इस बार भी वहीं से जीते हैं। विदिशा गए हुए थे शिवराज सिंह चौहान, और एक बार फिर जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में वो घिर गए। वहाँ शिवराज सिंह चौहान वापस आओ, शिवराज सिंह चौहान तुम राज करो, इस किस्म के नारे वहाँ पर लगने लगे। और ऐसे मौकों पर अक्सर देखते हैं महिलाएं बड़ी भावुक भी हो जाती हैं शिवराज सिंह चौहान को अपने बीच में पाकर, और शिवराज सिंह चौहान भी इमोशनल हो जाते हैं। तो कुछ वैसी ही तस्वीरें देखिए, ये विदिशा से आपको देखने को मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा अपने बहनों से मुलाकात करने के बाद, यह आपको हम दिखाएंगे। पहले जरा सा थोड़ा सा आप देखिए वहाँ पर जब शिवराज पहुंचे तो क्या हुआ। धक्का मत दे भैया, अरे तो भैया जेलों को वोट दिया अपन ने भैया। कई बार कहा कि मेरा दायित्व क्या होगा ये मैं तय नहीं करूंगा। मेरी पार्टी, जो हमारा मिशन है देश की सेवा का और जनता की कल्याण का, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व देगी वो काम करेगी। भाई साहब, लाडली बहना चलेगी या बंद हो जाएगी? लाडली बहना जैसी योजनाएं जिनने बहनों की बदली है, निश्चित तौर पर वो चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, और मध्य प्रदेश को भी उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। आगे भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आप क्या दायित्व निभाएंगे आगे? ये डबल इंजन की सरकार बेहतर ढंग से मध्य प्रदेश की भी और विदिशा की भी जनता की सेवा करेगी। मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ, और निरंतर हम जनता की सेवा में लगे।
शिवराज सिंह चौहान की स्ट्रैटेजी आपको क्या लगती है? देखिए, वो अपने लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। भले वो ये कहते हों कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अपने लिए कुछ मांगूंगा नहीं, मांगने से अच्छा है मरना बेहतर है, लेकिन अब वो उनकी अब राजनीति तो बहुत बाकी है। क्या लगती है आपको उनकी आगे की रणनीति? देखिए, मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार क्षेत्र के अंदर सक्रिय है और लगातार लाडली बहन अपनी बहनों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। वो छिंदवाड़ा गए थे, फिर वो ग्वालियर चंबल संभाग में गए थे, अब अभी विदिशा में घूम रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि भले ही आपने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया होगा, लेकिन जो प्रदेश में जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड, उसमें मेरी लाडली बहना योजना का, मेरे 18 साल के कार्यकाल का, मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल का योगदान रहा है और पार्टी उसे नजरअंदाज न करे। मोदी सर्वोच्च नेता है, लेकिन मध्य प्रदेश का भी मैं बड़ा नेता हूं। वह पार्टी को संदेश देना चाहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सरकार का गठन हो गया, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया है, कि कैबिनेट का गठन मुझे लग रहा है मंत्रिमंडल का 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान को लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को मान रहा होगा कि शिवराज सिंह चौहान को खाली विधायक छोड़कर कैसे मध्य प्रदेश में रखा जा सकता है। या तो उन्हें कहा जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर आप लगातार प्रचार अभियान कंटिन्यू रखो, संगठन की आप देखिए, और 2024 के लिए 29 की 29 सीटें जीतने का सुनिश्चित कीजिए। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा की कमान शिवराज सिंह चौहान को नहीं दी, तो यह कैसे संभव है कि 2024 की मध्य प्रदेश की कमान शिवराज सिंह चौहान को दी जाएगी? मुझे लग रहा है 2024 का मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार अभियान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। लेकिन शिवराज ये संदेश देना चाहते हैं कि उनको लेकर पार्टी कोई निर्णय ले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के लिए भी एक बड़ा मुश्किल होगा कि उनको कैसे प्रदेश में खाली रखा जाए। मुझे लगता है जिस हिसाब से आपको लगता है उनको अगर दिल्ली बुलाया जाता है तो शिवराज इनकार करेंगे, सहर्ष जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। अब शिवराज जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, प्रदेश में वो अध्यक्ष बन नहीं सकते। ओबीसी ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन गया है, तो ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बन नहीं सकता, और इतना बड़ा कद का नेता मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये सब कहने की बातें हैं। बिल्कुल, ये कहने की बातें हैं। दिल्ली वो जरूर जाएंगे और मुझे लग रहा है पार्टी उन्हें विदिशा से या भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। तय है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने के बाद क्या वो संगठन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका मिलती है, या मोदी के कैबिनेट में वो 2024 के बाद शामिल होते हैं, या पार्टी उन्हें संगठन या सरकार में क्या हिस्सा देगी, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की भूमिका लगभग अब खत्म हो गई है। देखिए, जहां तक सवाल है कि सरकार इस जीत में शिवराज सिंह चौहान अपना हिस्सा भी चाहते हैं, वो भी श्रेय चाहते हैं, तो वो तो पार्टी उनको देने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है, यही बात हर कोई कह रहा है। जहां तक लाडली बहना का सवाल है, क्योंकि वो बार बार बहनों के बीच में ही जाते हैं और बहनें ही भावुक हो रही हैं, कहती हैं तुम लौटो भैया, तो अब तो ये लाडली बहना का क्या होगा, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब प्रचार करते थे, ये योजना शुरू हुई थी 1000 रुपए से, उन्होंने बढ़ाकर इसको 1250 कर दिया और फिर कहा मैं इसको 3000 रुपए तक लेकर के जाऊंगा। तो आज कांग्रेस वाले भी बीजेपी वालों से पूछ रहे हैं कि 3000 रुपया बहनों को दोगे कि नहीं दोगे? आपको लगता है कि ये भी गले की फांस बनने जा रही है भाजपा की? निश्चित रूप से देखिए, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार अपन रेवड़ी कल्चर रहा है या फ्रीबीज की स्कीम कह लिए, बहुत ज़्यादा स्कीमें चली है, राज्य सरकार की स्थिति बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जिस तरह की राजनीति करते हैं इसे 3000 तक लेके जाया जाएगा। मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक इसे 1000 और 1250 रुपये तक रखेंगे। उसके बाद मुझे लगता है ये योजना के अंदर कमी कर दी जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार का पैसा भी नहीं है, तो दूसरी योजना होगी और राज्य सरकार बढ़ेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव तक लाडली बहना योजना को चालू रखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आने वाला समय बताएगा कि मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, वो किस दिशा में जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से क्या नेतृत्व से निर्देश। फिलहाल तो वो बुलडोजर चलाने में, मांस मछली की बिक्री रोकने में जो है, ये उनके पहले कार्य जो है दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया समीर जी आपका। आज कहानी कुर्सी की में इतना ही बात, क्योंकि मध्य प्रदेश ही कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे कि नई कुर्सी संभालते ही मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश क्यों चर्चाओं में हैं, इनके कौन कौन से आदेशों पर अब कंट्रोवर्सी भी हो रही है और इनके किस किस